फ्रेंड्स, 21वीं सदी हमारी सदी है, भारत और आसियान की सदी है। लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने आसियान में इंपॉर्टेंट खिताब किया। उन्होंने कहा जी कि 21वीं सदी जो है उसका ताल्लुक इंडिया से है, आसियान से है। इसका क्या मतलब है? वहां पे तो अमेरिकी सदर भी बैठे थे, चाइनीज भी हैं, सारे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये हमारी सदी है। उन्होंने कहा सेंचुरी है, ये 21st सेंचुरी ये इंडिया को बिलोंग करती है और मतलब इंडिया जो है वो दुनिया पे राज करेगा और मतलब जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज है मतलब उनके साथ आगे चलना, इमर्जिंग मतलब इमर्जिंग एज ए पावरफुल फाउंडेशन फॉर ए ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी चीजें हैं तो उसके ऊपर एक ग्रिप, एक होल्ड वो इंडिया का होना है, या इंडिया हम लोग ऐसी दुनिया क्रिएट करेंगे दैट विल लीव ग्रेट मार्क्स ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, उन्होंने कहा जी कि भाई फ्यूचर जो है दैट इज आसियान की सेंट्रलिटी एंड इंडिया की जो ईस्ट पॉलिसी है इसके ऊपर है। दुनिया विल लुक एट आसियान एंड हम लोग देख रहे हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इम्पोर्टेंट कंट्री हिंदुस्तान को आप कहीं पे भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वो इकोनॉमी की बात करें या फिर दूसरी चीज़ों की बात करें तो एक बड़ी पॉपुलेशन है, एक बड़ी डेमोक्रेसी है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उनके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, फॉर द थर्ड टाइम इज बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वो यहाँ पर नहीं गए फिजिकली, उन्होंने अपनी प्रेजेंस के लिए जो है अपने एक्सटर्नल अफेयर्स के जो उनके मिनिस्टर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसकी बात कर रहे हैं और फिर वो स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। सो विकसित भारत जो है वो उसको लेके चल रहे हैं कि भाई आसियान का विजन 2045 है, हमारा विजन जो है विकसित भारत से मुराद ये है कि डेवलप्ड नेशन, ठीक है, इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो अभी 2047 में तकरीबन 22 साल है ना, 22 साल, 25, 35 या 22 साल पड़े हुए हैं, 20-22 साल हैं। तो 22 साल में क्या इंडिया एक डेवलप्ड नेशन होगी, ये एक सवाल है। तो सारी बात है, जो ममालिक होते हैं वो बेंचमार्क तो रखते ही है ना, हो या ना हो या क्या हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपने बेंचमार्क तो रखने होते हैं। आपने दुनिया को ये बताना होता है कि हाँ जी भाईजान, हम जो है वो वी आर बिग प्लेयर्स, हम इस खित्ते के बड़े प्लेयर हैं। और इसीलिए तो मोदी साहब चीन और रशिया और सबके बड़े करीब हैं और वो समझते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मैंने हर कीमत के ऊपर जो है इन ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। भले अमेरिका नाराज होता है तो हो जाए, मुझे वो जो ट्रम्प की कोई परवाह नहीं है। तो वो तो रविवार को हुए 47वें आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली शामिल होकर एक सशक्त संदेश दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत हर संकट में अपने मित्र देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए बधाई भी दी और कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे अहम स्तंभ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि साझा इतिहास, मूल्यों और सहयोग की भावना से भी गहराई से जुड़ा है। उन्होंने इसे ग्लोबल साउथ का साझा सफर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साल 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम को ऑपरेशन के रूप में मनाया जाएगा। मोदी ने कहा कि भारत का विकसित भारत 2047 और आसियान का कम्युनिटी विजन 2045 तक साझा भविष्य की दिशा में कदम है। इसका लक्ष्य है पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल, समावेशी और सशक्त विकसित विकासशील विश्व का निर्माण। पीएम मोदी ने बोला कि 21वीं सदी हमारी सदी है, आसियान की सदी है, जिसे पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप मच गया है। पाक मीडिया बोल रहा है कि भाई मोदी साहब आसियान में 21वीं सदी हमारी सदी बोल के हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। पीएम मोदी का ये मैसेज शायद पाकिस्तान मीडिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मतलब वो रशियन ऑयल नहीं ले रहे, लेकिन इस मौके पर मतलब अगर मैं ये कहूँ कि उनका ना जाना और शायद डोनाल्ड ट्रंप को अवॉइड करना, ये तो हो सकता है, लेकिन क्यों, वजह क्या है कि मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट है तो नरेंद्र मोदी साहब 140 करोड़ जनता को लीड करते हैं
मतलब पॉपुलेशन के लिहाज से चले अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है, एक बड़ा जोर है उनका दुनिया में, लेकिन इंडिया भी मतलब उस टक्कर में और उस ग्रुप में आता है जिसमें चीन है, जिसमें चाइना का मुकाबला करेंगे इस खित्ते के अंदर, इस चीज को जहन में रखें। ये मतलब दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। तो अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है तो मैरीटाइम कोऑपरेशन, लेकिन याद रखें इंडिया आसियान की ट्रेड कोई 900 अरब डॉलर तो नहीं है। चाइना आसियान की ट्रेड जो है वो है इतनी। सो इंडिया आसियान अगर आप ट्रेड देखें तो आपको पता चलेगा वो उसका लेवल वो नहीं है जो जिसके ऊपर वो ये कह सके 121 अरब डॉलर है, ठीक है ना जी। और अगर आप इसी तरह यूएस आसियान ट्रेड को भी करना चाहें तो कहाँ 900 अरब डॉलर उनकी है, कहाँ पे 550-600 अरब डॉलर यूएस और आसियान की ट्रेड है, ठीक है जी। तो आपको इसी से पता चलेगा कि इस वक्त एक जो रास्ता वो इख्तियार करना चाहते हैं वो रास्ता बड़ा डिफरेंट है भैया, ठीक है। सो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये इसमें आप इसको अगर देखें मेहमान है। इन तालिबान को ये शक रहता है कि हम दोबारा पाकिस्तान जाएंगे तो हमें यही संभालेंगे, अगर इन्होंने संभाला तो कौन संभालेगा। एक तो ये बात। दूसरा चीमा साहब, दर हकीकत जो तालिबान है, मैंने पहले आपको अर्ज किया था, वो एक रिलायबल लोग नहीं है चीमा साहब। उसकी वजह यह कि मुख्तलिफ ग्रुपों का एक मजमुआ है। वो किसके साथ काम करेंगे, पाकिस्तान किसके साथ डील करेगा। एक तो चले उन्होंने कहा जी कि हम ज़बानी कलामी करना चाहते हैं, हम तो भाई ओपीएम का कारोबार भी जो है ना ज़बानी कलामी करते हैं, तो ये भी ज़बानी कलामी कर लो। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान किससे नेगोशिएट कर रहा है। वो तो मुख्तलिफ ग्रुप है। एक ग्रुप आपके साथ साइन करके चला भी जाता है तो उसका कोई माने नहीं है, दूसरा ग्रुप उसको कहेगा हम तो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। और ना ही तालिबान कोई रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप है, ना इनकी कोई गारंटी दे सकता है। इनके हालात जो है वो चीमा साहब, हमारे पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल साहब के पास बड़े लिमिटेड चॉइसेस हैं। इनके साथ पहले भी मैं चाहता था जब तक आप अपने जंगी अहदाफ हासिल नहीं कर पाते आप सीज फायर नहीं करना चाहिए था, और अब भी फिर आपको दोबारा यही तरीकाकार करना होगा। वो जो मैंने आपके साथ सेगमेंट में कहा था, एक प्रपोजल थी कि पाकिस्तान खुद ही एक बफर जोन बनाने के लिए इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान को चाहिए वो अपना बफर जोन जो है बना ले और वुहान जो कॉरिडोर है उस पर भी कब्जा कर ले, और उसके बाद ये एक बफर जोन बना ले 3-4 किलोमीटर का बॉर्डर के ऊपर, कि जो भी वहां पे जो आएगा, वहां जो नजर आए उसको शूट कर दिया जाए। और दूसरा, हमारे पाकिस्तान ने पॉलिसियां चेंज कर रही है कि अब वीजे के बगैर किसी पठान भाईजान को नहीं आने दिया जाएगा। जिस तरह पहले वो जब उनका दिल करता था तो वो पेशावर आ जाते थे और पेशावर से वो